Good morning, all of you. My name is Bhumika Pandey, and I'm the pupil teacher of RKG Educational College. And I'm the student of the pupil teacher of RKG Educational College, and from the B.Ed first third semester. And आज हम नागरिक शास्त्र के बारे में नागरिक शास्त्र में सरकार के बारे में अध्ययन करेंगे कि सरकार क्या होती है, किस तरह से बनती है और सरकार की क्या अहम भूमिकाएं होती हैं। आज हम सरकार के बारे में पढ़ेंगे। हमारी सरकार, So the government of India, GOI, officially known as the Union Government and also known as the Central Government, was established by the Constitution of India and is the governing authority of the Union of 29 states and 7 union territories, collectively called the Republic of India. जो सरकार होती है तो कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होती है जो राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित काल के लिए तथा निश्चित पद्धति द्वारा शासन करता है। प्रायः इसके 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के माध्यम में राज्य शासन नीति लागू होती है। सरकार के तंत्र का अभिप्राय उस राजनीतिक व्यवस्था से होता है उसके द्वारा राज्य की सरकार को जाना जाता है। राज्य निरंतर बदलती हुई सरकारों द्वारा प्रशासित होती है। हर नई सरकार कुछ व्यक्तियों का समूह होती है जो राजनीतिक फैसले लेती है, उन पर नियंत्रण रखती है। सरकार का कार्य नए कानून बनाना, पुराने कानूनों को लागू रखना तथा झगड़ों में मध्यस्थता करना होता है। कुछ समाजों में यह समूह आत्म मनोनीत या वंशानुगत होता है। बाकी समाजों में जैसे लोकतांत्रिक राजनीतिक भूमिका का निर्वाह निरंतर बदलते हुए व्यक्तित्व द्वारा किया जाता है। संसदीय पद्धति में सरकार का अभिप्राय राष्ट्रपति पद्धति के अवधिवर की खास होता है। समाजों में बदलते हुए जनता द्वारा सरकार का दोबारा चयन न करना इस बात को नहीं दर्शाता कि जनता अपने राज्य के तंत्र से नाखुश है। लेकिन कुछ पूर्णवादी शासन पद्धतियों में यह भेद इतना साफ नहीं है। इसका कारण यह है कि वहां के शासक अपने फायदे के लिए लकीर मिटा देते हैं। गवर्नमेंट 3 टाइप की होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आपके सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट आते हैं और ये 3 टाइप के होते हैं: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और पार्लियामेंट और जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव में आपका कंसिस्ट करता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और कैबिनेट मिनिस्टर। इसके अंडर का जिसको हम कार्यपालिका बोलते हैं हिंदी में, और उसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं। फिर आपका लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट आता है जिसको हम संसद बोलते हैं। तो उसके अंदर आपका लोकसभा, राज्यसभा और प्राइम मिनिस्टर मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आते हैं। जुडिशरी आपका सुप्रीम कोर्ट में आता है, न्यायपालिका होती है और सबसे बड़ी जो हमारी न्यायपालिका है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो जुडिशरी आपके उसके अंतर्गत आता है। जो एग्जीक्यूटिव, जो कार्यपालक की पालिका की जिम्मेदारी है टू पास द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेचर जो है, जैसे हमारी संसद है जो कानून बनाती है, वो कार्यपालिका उसको पास करती है। और जो इसकी लेजिस्लेचर की जो जिम्मेदारी है वो ये है कि टू मेक द लॉ, वो अपने राज्य के लिए लॉ बनाती है, कानून बनाती है। फिर जुडिशरी का जो काम है वो है टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। और जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका और जो लेजिस्लेचर है, जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के जो बीच मतभेद होते हैं उनको सुलझाती है। अदर पब्लिक रिलेटेड मैटर्स आर कॉन्फ्लिक्ट्स, और जो हमारे जो नागरिकों की समस्याएं होती है उनका भी समाधान करती है। इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद। भारतीय संसद क्या है? भारतीय संसद क्या है और वह किस प्रकार से कार्य करता है? भारत की संसद तथा पार्लियामेंट जिसको बोलते हैं हम, भारत देश की विधान पालिका का सर्वोच्च निकाय है और यह द्विसदनीय व्यवस्था है। इसमें 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय सदन में राष्ट्रपति तथा 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा का होते हैं। जैसे इसमें 3 होते हैं, राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है।
राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने तथा अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। जो राष्ट्रपति होता है उसके पास ये शक्तियाँ होती हैं संसद में। भारत संसद का संचालन संसद भवन में होता है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। राज्यसभा को उच्च सदन एवं लोकसभा को निम्न सदन कहा गया है, परंतु यह केवल व्यवहार में कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान में कहीं भी लोकसभा के लिए निम्न सदन एवं राज्यसभा के लिए उच्च सदन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान में लोकसभा और राज्यसभा को निम्न सदन या उच्च सदन से शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यह सिर्फ व्यावहारिक कार्य के लिए यूज़ किया जाता है या उपयोग में लाया जाता है। बा जो इसका इतिहास है वो यह है कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था को या सरकार जिस प्रकार से बनती है और चलती है उसे संसदीय लोकतंत्र कहा जाता है। ग्राम पंचायतें हमारे जनजीवन का अभिन्न अंग रही हैं। पुराने समय में गाँवों की पंचायत चुनाव से गठित की जाती थी। उसी न्याय और व्यवस्था को दोनों क्षेत्र में खूब अधिकार मिले हुए थे। पंचायतों के सदस्यों का राजदरबार बड़ा आदर से होता था, तो इसीलिए फिर राज्यों में संसद बनाई गई और यह संसद खूब अच्छे से अपना कार्य करती है। फिर आता है आपका राष्ट्रपति भवन। तो राष्ट्रपति भवन भारत सरकार के राष्ट्रपति का सरकारी आवास होता है। यहाँ पर राष्ट्रपति अपना निवास करते हैं, उनका सरकारी आवास होता है। वर्तमान भारत में राष्ट्रपति उन कक्षों में नहीं रहते जहाँ वाइसरोम रहते हैं, जबकि वे अतिथि कक्ष में रहते हैं। यहाँ राष्ट्रपति आगंतुक से मिलते हैं, अपने जो उनके गेस्ट आते हैं, जो उनसे मिलने आते हैं, जिनका मीटिंग अपॉइंट्स होती है, वो राष्ट्रपति भवन में मिले जाते हैं। 25 जुलाई 2016-17 उपरांत महामहिम रामनाथ कोविंद भारत के मुख्यमंत्री बने। और 25 जुलाई 2017 को जो महामहिम हमारे जो है रामनाथ कोविंद जी, वो हमारे इस वक्त राष्ट्रपति हैं। और ये जो वाइस रॉय हाउस जिसको बोला जाता है, तब यह तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल का आवास हुआ करता था। अब यह नई दिल्ली में हृदय क्षेत्र में स्थित है। इस महल में 340 कक्ष हैं। यह विश्व में किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष के आवास से बड़ा है। भारत के जो प्रथम गवर्नर थे, जनरल थे, जो श्री राम गोपालाचार्य जी को यहाँ मुख्य शयन कक्ष उनकी अपनी जो लाइफ़स्टाइल है वो यहाँ की थी। और यहाँ इसमें म्यूज़ियम भी रखा गया है, तो अब इसको राष्ट्रपति के भवन के नाम से जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका की। तो न्यायपालिका भारत का उच्चतम न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय को सर्वोच्च स्थान दिया गया है न्यायपालिका में, और इसको भारत सुप्रीम कोर्ट भी बोला जाता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी बोला जाता है, उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है। इसको कई नामों से पुकारा जाता है। तो ये भारत का सबसे शीर्ष जो है वो न्यायिक प्राधिकरण है, जिसमें भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 4 के तहत स्थापित किया गया है। भारतीय संघ की अधिकतम तथा व्यापक न्यायिक अधिकता उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय की भूमिका संघीय न्यायालय भारत के संविधान के संरक्षण में की गई है। भारत का संविधान को अनुच्छेद 124 से 143 तक में वर्णित किया गया, नियम के अनुसार वर्णित किया गया, संरचना की गई है। जो इसका अधिकार क्षेत्र है उसकी नींव रखी गई है। उच्चतम न्यायालय सबसे उच्च अपीलीय अदालत है, जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध अपील वो करती है। वो अपने मौलिक अधिकारों और मानव अधिकारों की रक्षा भी करता है। डिक्टेटरशिप को हम वर्तमान समय तानाशाही कह सकते हैं। और जो ये डिक्टेटरशिप है वो द लीडर हैज़ नॉट बीन इलेक्टेड बाय द यूज ऑफ द फोर्स ऑफ द कंट्रोल एंड द एक्सपेक्ट सोशल इकोनॉमिक। फॉर एग्जांपल एडल्फ हिटलर इज द जर्मनी। तो जो डिक्टेटरशिप है उसको हम वर्तमान समय में तानाशाही कह सकते हैं या अधिनायकवाद कह सकते हैं। जब शासन प्रणाली को जो हम उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति जो होता है विद्यमान नियमों की अनदेखी करते हुए डंडे के बल पे शासन करता है। जो कि ना जो हिटलर जो ब्रिटिश थे वो हम पे रूल करते थे। अपना डर बना के अपनी डिक्टेटरशिप अपनी तानाशाही दिखा के हम पे रूल करते थे, तो उसको डिक्टेटरशिप कहते हैं। जो वहाँ की जो सरकार होती है वो डिक्टेटरशिप, वहाँ की शासन प्रणाली होती है वो तानाशाही वाली होती है कि आप जनता पे अपना डर दिखा रहे हैं और वहाँ पर रूल कर रहे हैं। तो अधिनायकवाद और डिक्टेटरशिप उस एक व्यक्ति की सरकार है जिसे शासन उत्तराधिकार के फलरूप नहीं बल्कि बलपूर्वक प्राप्त किया जाता है। हमारे यहाँ जो है वो आप अपने बल पे करते हैं, अपनी शक्तियों से अपनी काबिलियत से यहाँ हमें सरकार मिलती है। बट जहाँ डिक्टेटरशिप होती है वहां पर उसके बलपूर्वक उनकी डरा के धमका के सरकार बनाई जाती है। और इसमें इसकी दृष्टि से जनता भी का बहुत डरी सहमी रहती है अपने सरकार से।
Absolute monarchy. A monarchy has a king, queen, emperor, or empress. The power is usually inherited or passed down from family members. The monarchy has absolute power, meaning they can make all decisions without consulting anyone. और absolute monarchy वहाँ पे होती है, absolute monarchy वहाँ पे होती है जहाँ पे हम एब्सोल्यूट मोनार्की वहाँ पे होती है जहाँ पे राजा राज करता है, जहाँ किंग रूल करता है। वहाँ पे कोई सरकार नहीं रहती, वहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी यह चला आता है कि जहाँ पे उसके उनके जैसे किसी के पिता राजा थे तो उनका बेटा भी राजा बनेगा, जो उनकी रानी है तो उनकी जो आने वाली बहू है वो भी रानी बनेगी। तो वहाँ पे जो सरकार बनती है वो ऐसे रूल पे बनती है, ये मोनार्की रूल पे बनती है, जिसमें एक ही राजा होगा और वो सब पे पूरे उस पे राज करेगा। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करी जाए तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारी लोकतांत्रिक सरकार होती है और हमारी जो ये लोकतांत्रिक यानी मतलब जो हमारी सरकार है वो लोकतांत्रिक है, इसमें 2 डिवाइड है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सरकार में। लोकतांत्रिक मतलब लोगों के का तंत्र या 2 भागों में बाँटा हुआ है। रा राजस्थान का लोकतंत्र राजतंत्र तो राजा का राज्य होता है। लोकतंत्र में राजा अपने आनुवांशिक रूप में राजा नहीं बन सकता। इसमें राजा बनने के लिए लोगों की मदद की आवश्यकता पड़ती है। जो हमारे यहाँ सरकार बनती है वो लोगों की मदद से बनती है, वो अपने आप से बाय ये नहीं कि जो उसके घर में सब राजा है तो वो भी राजा बन जाएगा, नहीं, ये लोगों के अपनी सरकार से बनती है, ये उम्मीदवार बन के चुने जाते हैं, वोटिंग होती है इनकी, फिर आगे जाकर एक तरह का राजा कहलाता है। तो पहले इसके लिए लोग उन्हें वोट करते हैं, फिर अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनते हैं और फिर जाके वो राजा कहलाता है, यानी कि नेता हुआ या मिनिस्टर हुआ, ये प्रधानमंत्री वह विद्रोही की एक लोकतांत्रिक ज़िम्मेदारी आती है, इसको डेमोक्रेसी ले जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन आपके 2 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्ज़ीक्यूटिव और जुडिशियली। लेजिस्लेटिव में legislature in India is known as the parliament. It consists of the president of two house. Consists the parliament of two houses, Rajya Sabha and Lok Sabha. Legislature जो आपकी वो राज्य स्तर पर काम करती है, ये पार्लियामेंट भी कहा जाता है इसको को। और ये 2 इसमें सभाएं होती हैं, राज्य सभा और लोक सभा होती है। राज्य सभा को हम उच्च सदन कहते हैं और बल्कि लोक सभा को हम निम्न सदन कहते हैं। और इसमें 2 सभाएं होती है, इसे बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स को कहा जाता है। लेजिस्लेटिव इंडिया राज्यसभा आप जैसे चित्र देख सकते हैं कि इसमें 2 सभाएँ हैं, राज्यसभा और लोकसभा है इसमें। और जो ये सभा है जो इसका जो लेजिस्लेचर इन इंडिया राज्यसभा में 238 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, बल्कि लोकसभा में 543 डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, क्योंकि जो राज्यसभा का चुनाव होता है वो विधायकों के द्वारा होता है और जो लोकसभा का चुनाव होता है वो जनता के द्वारा होता है। इसमें 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, जिनको नामित सदस्य कहा जाता है। और इसमें जो होते हैं वो 2 मेंबर्स होते हैं जो वहाँ के द्वारा चुने जाते हैं। इसे काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, इसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जनता का सदन भी बोला जाता है लोकसभा को। इसमें ये परमानेंट हाउस होता है, इसको कोई भी भंग नहीं कर सकता है, बट जो लोकसभा है इसको राष्ट्रपति अपने द्वारा भंग कर सकता है। वाइस प्रेसिडेंट प्रिसाइड ओवर द सेशन और इसमें इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर से 5 साल के लिए जाता है। राज्यसभा में 6 साल के लिए सदस्य चुना जाता है और प्रेसिडेंट ओवर द स्पीकर, इसमें जो स्पीकर होता है वो प्रिसाइड कर सकता है। एग्जीक्यूटिव इन इंडिया कार्यपालिका इन इंडिया देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ एग्जीक्यूटिव, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, स्टेट। कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, केंद्र स्तरीय और राज्य स्तरीय। द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, सेंट्रल मिनिस्टर एंड ब्यूरोक्रेसी। द हेड ऑफ द स्टेट लेवल एग्जीक्यूटिव इज गवर्नर, जो वहाँ का स्टेट हेड होता है वो गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है। द चीफ मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट एक्ट एज अ रियल एग्जीक्यूटिव इन द स्टेट। जो वहाँ का वो होता है, जैसे कार्यपालिका सरकार की इच्छा या विधायिका के कानून को अमाली जाना पहनाने वाला अंग है। इसके आमतौर पर सरकार का दूसरा तथा विधायिका का पूरक और समाक्षी अंग कहा जाता है। कार्यपालिका का जन्म शक्तियों में इन्हें पृथ्वीकरण व सिद्धांत का प्रतीकार है। जैसे सरकार के कार्य में वृद्धि होती गई, वैसे-वैसे सरकार द्वारा एक ही संस्था के द्वारा संपन्न होने वाली कार्यों का विभाजन सरकार और प्रशासन चलाने वाले के लिए आवश्यक होता है। इसमें सरकार के 3 अंगों का जन्म हुआ, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का। तो कार्यपालिका राज्य स्तर पर काम करती है राज्य की हित के लिए।
फिर बात करते हैं जुडिशरी की, तो जुडिशरी के बारे में सब हमने बात करी कि न्यायपालिका में सबसे जो उच्च न्यायालय होता है, वो उच्चतम न्यायालय होता है, जिसको बड़ा न्यायालय कहा गया है, उसको सर्वोच्च न्यायालय कहा गया है। देयर मे बी अराइज डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट, बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड अमंग स्टेट्स एंड वेरियस। जो ये जुडिशरी है, ये कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच के जो मतभेद होते हैं, उनको सुलझाने के काम में आती है और जनता के भी कार्यों को ये सुलझाती है। जनता की जो इश्यूज होते हैं अलग-अलग तरीके के, उनके ऊपर भी कार्य करती है। इट इज़ द जुडिशरी व्हिच रिज़ॉल्व दीज़ डिस्प्यूट्स, और यही वो न्यायपालिका है जो सारे के सारे जो भी मतलब जो भी उनके बीच मतभेद होते हैं न्यायपालिका सॉरी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में, तो वो अपने-अपने मतभेद लेकर जुडिशरी में जाते हैं और वहाँ जाके अपने-अपने मतभेदों का समाधान करते हैं। By punishing the guilty and protecting the innocents, द कोर्ट इम्प्लीमेंट जस्टिस। और जो न्यायपालिका है, यह निष्पक्ष न्यायपालिका है, इसमें कोई भी पक्षपात नहीं होता है। जो गलत होता है उसको सजा मिलती है, और जो सही होता है, जो इनोसेंट होता है, उसके लिए यह स्टैंड लेती है, जो यह उसके समर्थन में रहती है। और इसमें निष्पक्ष न्याय होता है। इसका जो कानून है वो बहुत जिसकी न्याय शक्ति है वो बहुत अच्छी है। यह सबके सुनने के बाद ही अपना निर्णय लेती है, और इसमें न्याय पूर्ण रूप से निष्पक्ष होता है। स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से है। पहले सुप्रीम कोर्ट आता है, फिर हाई कोर्ट आता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, फिर सब कोर्ट्स आते हैं। सुप्रीम कोर्ट, जिसे हमने अभी बात करी कि वो सबसे बड़ा कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया है। इट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस जजेस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और जो यहाँ के जज होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं। एट प्रेजेंट द सुप्रीम कोर्ट हैज अ चीफ जस्टिस एंड 30 जस्टिस। वहाँ अभी प्रेजेंट में वहाँ पे 30 जज हैं और एक चीफ जस्टिस है। हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये आपका दिल्ली में स्थित है, और ये जो हाई कोर्ट है ये आपका भी इधर यूपी में है, यूपी के इलाहाबाद में है भी। हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन द स्टेट, ये हमारे राज्य का सबसे हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो इसके जो जज होते हैं वो भी राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। इट सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट। और जो ये है, ये जो हमारे जिला न्यायालय होते हैं जो और सब ऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, इनको सुपरवाइज करता है। जब हमारे फैसले यहाँ की सुनवाई जिला न्यायालय इधर सब ऑर्डिनेट में नहीं होती है, तब हम हाई कोर्ट में अपील करते हैं। जब हाई कोर्ट में भी सुनवाई नहीं हो पाती अच्छे से, तब हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। Subordinate court. Subordinate courts consist of district courts, subordinate municipal courts, and magistrate court. They give verdict on civil and criminal cases. और जो subordinate court होते हैं, ये छोटे-छोटे courts होते हैं जहां पर हम अपनी शिकायतें दर्ज करवाते हैं। और जो ये इसमें सुप्रीम कोर्ट में ये आपका जो दिल्ली में स्थित है, उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सबसे बड़ा कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट, और इसमें हम अपने न्यायालय के लिए जाते हैं, अपने न्याय के लिए जाते हैं। और हाई कोर्ट आपका इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है, और इसकी सुनवाई होती है। इसमें जो जजेस होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, और जो इसकी जो इसमें वो वर्किंग पावर है बहुत अच्छी है, ये सुपरवाइज करती है सबको। जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं वो उसमें आप म्युनिसिपल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो जिला आपके हर जिले में होते हैं, हर छोटे मजिस्ट्रेट कोर्ट होते हैं जहाँ हम छोटे क्रिमिनल केसेस लेके जाते हैं और वर्डिक्ट्स करते हैं। सिविल्स में मतलब अपनी अपनी बात कहते हैं, अपने मुद्दे को रखते हैं। तो पहले हम सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाते हैं, फिर हम उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है तो हम हाई कोर्ट पे जाते हैं, और हाई कोर्ट में हमारी सुनवाई नहीं हो पाती है तब हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए निष्पक्ष फैसले लेती है, क्योंकि वहाँ पे कोई पक्षपात नहीं किया जाता है। वहाँ पे सबको एक समान अधिकार है अपनी बात रखने का और अपनी बात को कहने का। वहाँ पे पहले सबकी सुनवाई होती है, फिर जाके सभी जज मिलकर, चीफ जज हो चाहे वैसे जज हो, सब मिलकर फैसले लेते हैं और एक मासूम को बचाते हैं और एक दोषी को सजा मिलती है। तो ये हमारा जो कोर्ट है वो सबसे अच्छा कोर्ट है हमारा। थैंक यू।